हॉस्पिटल की ओर से आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मैं सबसे पहले अपनी गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं डॉक्टर संजय अनंता हॉस्पिटल की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूँ और तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ आप सबको कि आप सब यहाँ पर पधारे इस कॉन्फ्रेंस के लिए। मैं सबसे पहले अपनी जो टीम है उनसे आप सबको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। सो मेरे लेफ्ट में है डॉक्टर रोहित त्रिवेदी, ही इज आवर मेडिकल oncologist. On the right side is Dr. Sachin Jain, he is also working as a medical oncologist. There is Dr. Devendra Jain, he is a senior consultant oncosurgeon. Dr. Pratik Kampiya, he is our head of the intensive care unit. Dr. Vijanshu, he is a postgraduate medical student at our institute. Then we have few staff nurses who has worked in this endeavor. I would like to name them Mr. Devendra Singh, Mr. Saurabh, Mr. Harish, and Hemlata. So, on behalf of Ananta family, I once again welcome you all, and I hand over the mic to Mr. Hemant to continue with the first. हेलो, मैं हेमंत बंसल आपका सभी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार्दिक स्वागत करता हूँ। पर पहले डॉक्टर क्लिनिकल पार्ट पे चले, उससे पहले मैं थोड़ी पेशेंट की हिस्ट्री को मैं आपके सामने ब्रीफ कर देता हूँ कि हम जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं अनंता हॉस्पिटल में दक्षिण राजस्थान का पहला सफल बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया। ऐसा इसी कारण से आप सब लोग इकट्ठा हुए हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक बहुत टिपिकल है, आज से पहले जयपुर और अहमदाबाद में हुआ करता था। हमारे पास सबसे पहले हरीश दिलीप सिंह जो यहाँ बैठे हुए हैं, वो सर्वप्रथम हमारे 25 अप्रैल 2000 को आए थे, 2022 को हमारे पास पहुंचे थे। ये प्रोफेसर जफर केवल आज के कर्मचारी हैं और बांसवाड़ा के रहने वाले हैं। जब ये आए थे तब ये व्हील चेयर पे थे और बहुत ज़्यादा कमजोर थे, थे। अब जब इनको एक मल्टीपल माइलोमा नाम की बीमारी होती है, उनका पता लगा डॉक्टर को डायग्नोस के अंदर कि कोई बीमारी है। उसके बाद डॉक्टर रोहित त्रिवेदी ने इनका पूरा ट्रीटमेंट किया है। उन्होंने इनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने का सोचा कि हम ऐसा कर सकते हैं। अब उसी दौरान यहाँ पर हमारे पास सुविधा नहीं थी और पेशेंट उस समय इतना फिट भी नहीं था कि हम उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर पाए। तो उन्होंने 4 कीमोसाइकिल दिए इनको, जिसे हम कीमोथेरेपी बोलते हैं, और 1 अगस्त को 4 कीमोसाइकिल कंप्लीट हुए। उसके बाद पेशेंट को एक मेडिकल भाषा में VGPR बोलते हैं, वेरी गुड पार्शियल रेस्पॉन्स मेडिकल भाषा में। इसका मतलब वो कि पेशेंट अब बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए फिट है। पर हमारे वो अपनी बहुत लंबे अरसे की राजकीय सेवाएं देके निवृत्त होने वाले थे, वो 30 अगस्त को। तो इनकी इच्छा थी कि मैं एक बार अपनी राजकीय सेवाओं से निवृत्त हो जाऊं, उसके बाद मैं वापस आता हूं। तो 2 सितंबर को वो अपने पास वापस पहुंचे हैं और हमने इनका 2 सितंबर 2022 से बोन मैरो ट्रांसप्लांट शुरू किया। बोन मैरो ट्रांसप्लांट इकाई का गठन करते हुए और 20 दिन करीब ये ट्रांसप्लांट चला। और इसके बाद 22 तारीख को बहुत सी ऐसे प्रॉब्लम मिले, जैसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए बहुत सारे इश्यू आते हैं, जैसे आपकी प्लेटलेट का कम हो जाना, बहुत ज़्यादा रोटी का होना, बहुत ज़्यादा ज़्यादा होना। तो प्लेटलेट कम होना एक जानलेवा भी हो सकता था। ये डर कहीं ना कहीं हमारे डॉक्टर रोहित त्रिवेदी ने बना रहता था, पर हमारे इंटेंसिविस्ट डॉक्टर प्रतीक कामया और इनकी टीम ने इतने अच्छे से इसको किया कि 22 तारीख को हम एक सफल ट्रांसप्लांट करने में सक्षम हुए। इसके लिए हमारे तीसरे दिन
पूरी टीम के अंदर डॉक्टर रोहित के साथ इंटेंसिविस्ट और आईएसआई पूरी कैंसर की टीम के साथ और चूंकि मरीज दिलीप सिंह एक राजकीय सेवा के कर्मचारी थे इस कारण इनका इलाज पूरा चिरंजीवी के आर्मी सिस्टम में बिल्कुल निःशुल्क हुआ। तो राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम जो कि मुख्यमंत्री जी ने अभी लॉन्च कर दी है हमारी, उसके बाद शायद दिलीप सिंह जो बोल रहे होंगे कि आईवीएचएस से हमारे लिए वरदान दिया हर बीमारी का निदान। ठीक है, अब मैं हमारे जो चीफ ट्रीटमेंट के डॉक्टर रोहित जोबे उनको बोलूंगा कि एक बार वो प्रेस को संबोधित करें। थैंक यू। गुड आफ्टरनून। तो मैं थोड़ा जस्ट बहुत ये मेडिकल फ्रॉम द मेडिकल साइड में थोड़ा बहुत एक क्लिनिकल हिस्ट्री दे दूंगा पेशेंट का। तो मल्टीपल माइनो हेमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी जो बोलते हैं ब्लड कैंसर के हिसाब से हेमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी भी एक तरह का कैंसर है। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट हेमेटोलॉजिकल जो ब्लड का कैंसर्स का जो फैमिली होती है उसमें मेनली होती है, ये नहीं कि सॉलिड कैंसर में नहीं होती, पर मोस्ट जो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन हेमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी से होती है। तो मल्टीपल माइलोमा का ट्रीटमेंट पेशेंट फिट है तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना ही पड़ेगा। पर अभी क्या है कि उदयपुर में क्योंकि ये फैसिलिटीज नहीं था, पूरे साउथ राजस्थान में ये फैसिलिटीज नहीं थी, तो पेशेंट्स अभी सिर्फ कीमो लेकर चुप रहते। उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि तो बीमारी वापस आने का चांस, अगर पेशेंट ट्रांसप्लांट के लिए एलिजिबल है तो ट्रांसप्लांट करने में ही क्योर का एक चांस। ये पेशेंट जब मेरे पास आए थे तो हमने कंफर्म किया था कि ये हाई रिस्क मल्टीपल माइलोमा है। एक कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजी में फिश की जांच होती है, उसमें हम कुछ जेनेटिक म्यूटेशंस के हिसाब से पता चलती है कि ये लो रिस्क है या हाई रिस्क है। तो ये हाई रिस्क ट्रांसप्लांट एलिजिबल बन, उस हिसाब से मैंने कीमोथेरेपी 4 महीने तक उसके बाद मैं पेशेंट को पहले से ही तैयार कर रहा था कि करनी पड़ेगी, क्योंकि काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रांसप्लांट एक आसान चीज नहीं होती। जब हम पेशेंट को हाइड्रोस कीमोथेरेपी देते हैं तो पेशेंट का जो ब्लड काउंट होती है वो हम एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट जो बोलते हैं वो 0 होती है और 4-5 दिन तक 0 रहती है, तो कोई इम्यूनिटी नहीं होती है पेशेंट। उस टाइम पर पेशेंट जान को काफी ज्यादा पड़ता है, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम अगर छोटा मोटा इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बड़ी चांस होती है। तो इसलिए मैंने संजय सर से बात किया था, नितिन सर से बात किया था और बोला कंप्लीट आइसोलेशन में हम पेशेंट को रख सकते हैं, जिसमें पेशेंट के साथ सिर्फ एक जो पेशेंट की अटेंडर है और क्या करनी है हर बार नो फुटवेयर वाज अलाउड। ये सब प्रिकॉशंस, एब्सोल्यूट स्टेरिलिटी प्रिकॉशंस हमने लिया था। इस वजह से हम पूरा जो 10-15 दिन जो पेशेंट बीएमटी यूनिट में रहता, कोई भी बड़ा इन्फेक्शन नहीं, ठीक है। तो डेफिनेटली इसमें मैनेजमेंट की काफ़ी बड़ी हाथ है, क्योंकि ये जो टेक्निक, ये जो ट्रांसप्लांट रूम प्रोवाइड करना और ये जो अरेंजमेंट्स सब कुछ करना, ये सब डॉक्टर संजय गुप्ता, डॉक्टर नितिन शर्मा अगर सपोर्ट नहीं था तो इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू। तो मैनेजमेंट की काफ़ी सपोर्ट थी, मेरी टीम की काफ़ी सपोर्ट थी, डॉक्टर सचिन की, डॉक्टर देवेंद्र जैन, डॉक्टर प्रतीक और डॉक्टर दिव्यांशु, जो एवरी डेली नाइट ड्यूटी करता था, जो कि पूरा 24 आवर छोटी चीज जो वाइटल्स में छोटा मोटा चेंजेस होती है वो इन्फॉर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रात को ऑलमोस्ट 15 दिन तक मैं भी ठीक से नहीं सोया, क्योंकि वाइटल्स को मॉनिटर करनी पड़ती है हर घंटे। और ये जो नर्सेस हैं हिमलता, हरीश, सौरभ और गजेंद्र, तो ये लोग भी सब आईसीयू ट्रेंड है। हिमलता जो है वो जायदस अहमदाबाद में काम किया है, काम किया है। तो ये हमारा जो ट्रांसप्लांट नर्सिंग टीम है उसकी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट थी। और मैं बोलता आई एम द लीस्ट इम्पॉर्टेंट, जो काम जो जिन्होंने किया है वो हमारा डॉक्टर दिव्यांशु है, हमारा नर्सेस है, ये लोगों ने काफ़ी ज़्यादा काम किया है। और ये उसका सबसे बड़ी चीज़ है कि ये लोगों ने जो ये सेफ्टी प्रिकॉशंस हमने उनको सिखाया था, सब कुछ फॉलो किया था, ताकि पेशेंट जब काउंट 100 था, ANC 0 था, कोई बड़ा इन्फेक्शन नहीं है। हम फीवर को काफ़ी अच्छी तरह से कंट्रोल किया था। और पेशेंट भी मैंने पहले भी बोला था पेशेंट को कि ये होगा फर्स्ट ट्रांसप्लांट हम इस अस्पताल में कर रहे हैं, पर इतना विश्वास था मेरे ऊपर कि
वो मंजूर थे इसके लिए। मैंने कभी भी ये नहीं बोला कि हमने 1000 ट्रांसप्लांट किया है, मैं कभी भी झूठ नहीं बोला। पेशेंट को वेरी क्लियरली मैंने बोला कि ये सब रिस्क है, काउंट इतना हो जाएगा, दस्त आ जाएगी, बुखार हो जाएगी, लाइन डालनी पड़ेगी, लाइन का इन्फेक्शन हो जाएगा, पूरा हमने पहले ही इन्फॉर्म किया था। और वो पेशेंट की विश्वास के हिसाब से मुझे भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिला और आई थिंक वी डिड अ वेरी गुड जॉब। एंड आई थिंक ये मिसिंग थी बोन मैरो ट्रांसप्लांट साउथ राजस्थान में, जो अहमदाबाद में आई थिंक पिछले 25-30 ईयर से हो रही, जयपुर में पिछले 5-10 साल से हो रही। तो ये पूरा साउथ राजस्थान में ये एक चीज़ मिसिंग थी। और डीएन ट्रेनिंग में मैंने काफ़ी बोन मैरो, काफ़ी टैंडम ट्रांसप्लांट्स किया था, तो ये काफ़ी इंटरेस्ट थी इसमें। And with the help of the management and with the confidence of the patient, I think that is the most important. The confidence of the patient, we managed to do a successful procedure. अगर कुछ any questions you want to ask me? डॉक्टर पहले बोन मैरो प्रोसेस क्या है? बोन मैरो प्रोसेस So क्या होता है कि पहले हम पेशेंट को एडमिट करकर स्टेम सेल मोबिलाइजेशन, स्टेम सेल्स क्या होती है? स्टेम सेल्स एक ऐसी चीज होती है जो कोई भी सेल तक कन्वर्ट हो सकती है। तो स्टेम सेल्स जब हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो उसके लिए स्टेम सेल मोबिलाइजेशन करनी पड़ती है। उसके लिए हम पेशेंट को कुछ ग्रोथ फैक्टर की इंजेक्शन देते हैं ताकि बोन मैरो से स्टेम सेल्स पेरिफेरल ब्लड को बाहर आ जाए। उसके बाद हमें एफेरेसिस बोल के एक प्रोसीजर करनी पड़ती है। जैसे प्लेटलेट, अगर सिंगल डोनर प्लेटलेट देनी है तो एफेरेसिस बोल के प्रोसीजर। उसमें क्या करते हैं, पेशेंट की ब्लड निकाल कर एक एफेरेसिस मशीन में सेंट्रीफ्यूज करते हैं। जब सेंट्रीफ्यूज होती है ये स्टेम सेल्स का एक लेयर फॉर्म करते हैं, तो वो मशीन वो स्टेम सेल्स को एक्सट्रैक्ट कर एक दूसरी बैग में डालती है और ब्लड वापस पेशेंट के अंदर जाती है, ऑलमोस्ट लाइक डायलिसिस प्रोसीजर, ठीक है। पर उसमें ये मशीन इज केपेबल ऑफ एक्सट्रैक्टिंग वो स्टेम सेल का जो लेयर है वो एक्सट्रैक्ट कर वो हम कलेक्ट करते हैं। तो वो स्टेम सेल्स फिर हम स्टोर करते हैं 2 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड में स्टोर करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि हम हाई-डोज कीमोथेरेपी में क्या होता है ना, हम इतना डोज कीमोथेरेपी देते हैं कि पेशेंट का ब्लड काउंट जो नॉर्मल हमारा जो WBC काउंट है वो 4000 से 10,000, ठीक है, 3-4 दिन में 100। पेशेंट को वैसे ही छोड़े तो ऑटोलॉगस रिकॉन्स्टिट्यूशन, उसका मतलब क्या है कि विदाउट स्टेम सेल इन्फ्यूजन अगर मेरा बोन मैरो रिकॉन्स्टिट्यूट हो गया और ब्लड वापस आनी है उसके लिए 1 महीने, पर 1 महीने 100 काउंट में सर्वाइव होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। इसलिए हाई-डोज कीमो देने के बाद ये स्टेम सेल जो पेशेंट की खुद का स्टेम सेल्स वापस देते हैं। उसके बाद वो स्टेम सेल्स क्या है, वो बोन मैरो के अंदर जाती है और उसको स्टेम सेल होमिंग बोलते हैं। बोन मैरो के अंदर जाकर फिर नॉर्मल ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होने के लिए शुरू होते हैं। ये प्रोसेस के लिए अंदाजा 8-10 दिन लगता है। उस टाइम के अंदर पेशेंट को काफी ज्यादा दिक्कतें होती थी, काउंट 100, तो इन्फेक्शन का काफी ज्यादा चांस है। तो इसलिए हम ये जो प्रोसेस है एक क्लीन रूम में करते हैं जो कंप्लीटली आइसोलेटेड है, कोई भी अंदर नहीं जा सकता है, कंप्लीटली सेपरेटेड है। हम भी अंदर जब मैं भी राउंड्स को जाता था तो या डॉक्टर प्रतीक राउंड्स को आते थे तो हम पूरा ये गाउन मास्क सब कुछ डालकर अंदर जाते। तो ये होती है पूरा प्रोसीजर लेमन्स में। मतलब ये जो रिलेटिव टू रिलेटिव जो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन उसको एलोजेनिक ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं। तो ये जो प्रोसीजर हमने किया था उसको ऑटोलॉगस बोन मैरो ट्रांसप्लांट बोलते हैं, जो पेशेंट की खुद की स्टेम सेल्स पेशेंट को मिलती है। एलोजेनिक में क्या होती है, हमें पीछे ब्लड की जांच होती है जिसमें हमें कुछ 10 मार्कर्स मिलते हैं। तो 10 मार्कर्स को डोनर का मतलब जो स्टेम सेल डोनेट करता है, ये दोनों का मैचिंग है। तो उसमें फुल मैच ट्रांसप्लांट होती है, मैच अनरिलेटेड डोनर का मतलब या हैप्लो आइडेंटिकल ट्रांसप्लांट, तो काफी दूसरे तरह के। एलोजेनिक ट्रांसप्लांटेशन इससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें क्या है कि स्टेम सेल की रिकवरी होने के लिए 15 से 30 दिन लगते हैं, क्योंकि ये दूसरे आदमी का पेशेंट को देना, ठीक है। तो एलोजेनिक ट्रांसप्लांटेशन में रिकवरी में और भी ज्यादा टाइम होती है और करना भी काफी मुश्किल। अभी इतने जब भी आप एक स्टेम सेल यूनिट स्टार्ट करते हैं ना, तो पहले हम मल्टीपल माइलोमा का करते हैं, उसके बाद हम एलोजेनिक के लिए जाते हैं, क्योंकि एक ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट डज नॉट डिपेंड ऑन वन पर्सन। माइक्रो बहुत इंपॉर्टेंट है, पैथोलॉजिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये टीम एफर्ट जो होती है ना, उसको हमें टू मेक इट अ वेल डुप्लीकेटेड इंजन, ये वी हैव टू स्टार्ट विद माइलोमा प्लान करते हैं, उसके बाद 6-8 महीने के बाद
That is the plan with the support of the management. How many days taken? This procedure, so we started stem cell infusion on the second, we started stem cell mobilization on the second, and the patient came out of the transplant unit on the 20th. So about 20 days. 20 days. पर्टिकुलर केस में डिलीवरी की ऐसी कौन सी स्टेज थी जब आप ट्रीटमेंट कर रहे थे जो चैलेंजेबल थी और उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी रखी थी पर्टिकुलर कोई ऐसा खास स्टेज था जिसमें बड़ा चैलेंज रहा हो उसको ट्रीटमेंट करने का कोई हाँ, क्या है कि एज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, एज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है हाई रिस्क प्रोसीजर्स। What stage did you cancer stage? जब आप ट्रीटमेंट कर रहे थे तो पर्टिकुलर कोई ऐसा मूवमेंट या स्टेज आया जब आपको लगा कि ये बड़ा चैलेंज है और इसे कैसे कैसे करना आई मीन देखो क्या होता है कि हर पेशेंट आई थिंक डे 3 डे 4 में इनका थोड़ा ज्यादा तो ये लाइन इन्फेक्टेड थी तो उस टाइम पर बीपी ऊपर नीचे हो रही थी, तो उस टाइम पर हमें थोड़ा बहुत यू नो इट वाज अ लिटिल क्रिटिकल सिचुएशन। बट एज आई सेड क्या होता है कि दिव्यांशु हर दिन नाइट ड्यूटी कर रहा था, तो ही कॉल्ड मी 2 o'clock इन द नाइट, बोल रहा था कि बीपी थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हो रही है, एंड एट 2:30 इन द नाइट ओनली वी डिसाइडेड टू चेंज एंड। तो क्या होती है ना, ये स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन जब आप करते हैं तो आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में 15-20 मिनट ही लगनी है। ये नहीं कि मैं पेशेंट को 8 बजे रात सुबह 9 बजे एंटीबायोटिक, ऐसा नहीं हो। स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन में ये होती है कि जब पेशेंट का वाइटल्स थोड़ा बहुत उसी टाइम में करनी है। तो ये डे 3 to डे 5 में थोड़ा बहुत दिक्कत हुई थी, पर डे 5 के बाद पेशेंट में काफी रिकवरी हुई थी, तो आई वाज कॉन्फिडेंट कि ये पेशेंट बाहर आ जाए। तो स्टेम सेल यूजिंग किया आपने स्टार्ट हाँ, स्टेम सेल, सो हाई डोज कीमोथेरेपी देने के बाद हम बीएमटी यूनिट में स्टेम सेल इन्फ्यूजन किया था। पेशेंट का खुद का स्टेम सेल जो हमने एफएसएस किया था वो पेशेंट को दिया। And this is bone marrow. What is this? ये होता है क्या है? मतलब सबको ये बात आप लोग ये तो बोन मैरो होता है क्या है? और ये आप लोग कैंसर बता रहे तो कैंसर किस वजह से होता है? ये भी तो आप लोगों को पता चला ही होगा। कैंसर, एवरी सिंगल कैंसर डज नॉट हैव अ वेरी नोन कि इस वजह से ये कैंसर हो गया, ठीक है? ये मल्टीपल माइलोमा क्या है कि रेडिएशन एक्सपोजर से थोड़ा बहुत हो सकती है, ये सारी चीज है, पर हर पेशेंट में आप एग्जैक्टली ये वजह से आपको कैंसर मिला है नहीं हो सकता। तो ये इन सिंपल वर्ड्स हड्डी को खाती है, ठीक है? तो ये अगर आप एक स्कैन कर लेंगे ना तो आपको मल्टीपल ये लीजन्स हैं जो हड्डी को खा चुका है वो आपको मिलेगा। मैरो से शुरू, ठीक है? जो फैक्ट्री है, ब्लड का फैक्ट्री बोन मैरो, फीमर में, ये लॉन्ग बोन्स में या प्रेजेंट है, ठीक है? हम काफी ज्यादा टाइम पर तो क्यों बोन मैरो को जाते हैं? क्योंकि वो फैक्ट्री, जब भी कोई कैंसर स्टार्ट होती है तो फैक्ट्री से स्टार्ट होती है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट में से वो भी बोन मैरो में ही प्रेजेंट होती है, तो बोन मैरो से हम अगर बोन मैरो से ही वो स्टेम सेल्स को एक्सट्रैक्ट करते थे, पर वो काफी पेनफुल प्रोसीजर है। तो अभी हमारे पास कुछ मेडिसिन है जिसमें हम जो स्टेम सेल्स बोन मैरो के अंदर है वो मेडिसिन देकर उसको बाहर निकालने के लिए, जैसे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं या पेलिक्सिफोर होती है, ये मेडिसिन से हम स्टेम सेल्स को बाहर निकाल सकते हैं। तो वो जो स्टेम सेल्स है, वो नाम बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन क्यों है? क्योंकि वो स्टेम सेल्स बोन मैरो से आ चुका है और वो स्टेम सेल्स वापस बोन मैरो को जाएगी और रिकॉन्स्टिट्यूट होकर पेशेंट का रिकवरी होगी, इसलिए बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। मरीज से ऐसा क्या दिखता है कि जैसे वो बीमारी हो गई, पता नहीं चलता है बीमारी होगी, कुछ किस टाइप का लक्षण? अगर ये पेशेंट का बोले तो पेशेंट का क्या हुआ कि पूरा लोअर में न्यूरोसर्जन के पास गए थे, न्यूरोसर्जन ने ऑपरेट किया क्योंकि हड्डी, ये मैंने बोला था हड्डी को खाती है, तो हड्डी एक वर्टिब्रा में एक हड्डी कोलैप्स हुआ, ठीक है? तो उस वजह से स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन हुआ, पूरा लोअर लिम्ब वीकनेस हुआ। तो जब न्यूरोसर्जन ने ऑपरेट कर वो सैंपल लैब को भेजा, उस हिसाब से बोन मैरो कर और जांच होते माइलोमा, इनको मल्टीपल माइलोमा हमने डायग्नोस किया। अच्छा, ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट में जो ऑपरेशन के अंदर है
तो एक्चुअली मेरे हिसाब से डॉक्टर संदीप जासूजा जो हमारा स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर है ना और मेडिकल सुपरिटेंडेंट, उन्होंने राजस्थान में पहले शुरू किया था, अंदाजा 10 साल पहले। उनका भी ट्रेनिंग GCR नहीं हुआ था। और उसके बाद अभी मणिपाल ये जयपुर में 2-3 सेंटर्स में हो रहे और बीकानेर 3 या 4-5 ट्रांसप्लांट उदयपुर में कोई अस्पताल नहीं, तो मेनली जयपुर और बीकानेर में थोड़ा बहुत ट्रांसप्लांट टोटल पर ईयर प्रॉब्ली 15 to 20 पर ईयर जयपुर में है, 20 to 25 पर ईयर तो जयपुर में है। तो अलग-अलग टाइप के कैंसर होते हैं, तो बोन मैरो किस में कंपल्सरी किया जाती है? देखो वो एक कॉम्प्लिकेटेड चीज है। देखो इस कैंसर में अगर मैंने बोन मैरो ट्रांसप्लांट क्यों किया, इस कैंसर में मैंने बोन मैरो ट्रांसप्लांट इसलिए किया क्योंकि ये जो हाई डोज कीमोथेरेपी देते हैं ना, उसमें बीमारी कम होती है। ट्रांसप्लांट इसलिए करते हैं ताकि ये ब्लड रिकॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा जल्दी हो जाए। पर अगर आप जैसे मैं पहले बोल रहा था दूसरे पेशेंट एलोजेनिक ट्रांसप्लांटेशन, उसमें क्या होता है ना कि एक ग्राफ्ट वर्सेस ल्यूकीमिया का मतलब जो दूसरे आदमी का जो बोन मैरो हमने ट्रांसप्लांट किया है, वो अगर कैंसर पेशेंट के अंदर है ना, वो बोन मैरो भी कैंसर के खिलाफ फाइट करती है, उसको ग्राफ्ट वर्सेस ल्यूकीमिया कहते हैं, वो एलोजेनिक पेशेंट के लिए। सॉरी, सभी कैंसर पेशेंट के लिए नहीं, सभी कैंसर के लिए नहीं। तो अगर इंडिकेशंस में बोल दो तो रिलैप्स लिम्फोमा में होती है, मल्टीपल माइलोमा फर्स्ट लाइन में होती है, जर्म सेल ट्यूमर्स में होती है और ल्यूकीमिया रिलैप्स में होती है, ठीक है। और कुछ हाई रिस्क लाइन में ही हमें ल्यूकीमिया का मतलब ब्लड कैंसर होती है, हाई रिस्क ब्लड कैंसर में फर्स्ट ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट है। डॉक्टर सक्सेस रेट क्या है? ऑटोलोगस ट्रांसप्लांटेशन में सक्सेस रेट हम अप्रॉक्सीमेटली 90% तक पहुंचते हैं, ठीक है। एलोजेनिक ट्रांसप्लांटेशन में क्या है कि जो मोर्टालिटी रेट होती है ना, वो अंदाजा 20 से 25% है। तो थेरेपी रिलेटेड मोर्टालिटी होती है, थेरेपी रिलेटेड मोर्टालिटी का मतलब ट्रांसप्लांट और 100 डेज पोस्ट ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है, उसको थेरेपी रिलेटेड मोर्टालिटी बोलते हैं। वो अगर जर्मनी का रिजल्ट देखें तो 15 से 20% है, इंडिया में 20 to 25% थेरेपी रिलेटेड मोर्टालिटी। नहीं, आपने इस पेशेंट का ट्रांसप्लांट किया है, इज इट श्योर दैट उसको कैंसर नहीं होगा बाद में? No, it is not. In cancer, there is never this thing like 100% chance that the disease will not come back. The only thing is you follow the ये सही guidelines follow करने पर हमें ये मिलती है कि वो क्योर का जो chances, पर 100% कभी भी कोई भी कैंसर कोई भी स्टेज में हो, हम 95, 96, 97% तक बोलते हैं टेस्टिकुलर कैंसर, बट कभी भी 100% तो नहीं। इस केस में क्या बताएंगे? इस केस में चांसेस अच्छे हैं, प्रोग्रेशन फ्री सर्वाइवल का चांस। प्रोग्रेशन फ्री सर्वाइवल का मतलब ये बीमारी कब वापस आती है, ये मल्टीपल माइलोमा ऐसी बीमारी है कि वापस इवेंचुअली जनरली सब पेशेंट में आते हैं, ठीक है। पर जो टाइम मिलती है, क्योंकि ये हाई रिस्क, अगर ये लो रिस्क था तो ट्रांसप्लांट यू वुड हैव नॉट, ऑल्दो इट इज द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट, बट हाई रिस्क में अगर मैं ट्रांसप्लांट नहीं कर रहा था तो 6-8 महीने में ही बीमारी वापस। डॉक्टर साहब, इस तरह के ट्रीटमेंट में कितना खर्चा आता है और आरजीएचएस में इसको क्या लिमिट शायद 10 लाख है? नहीं, एक्चुअली आरजीएचएस में कोई लिमिट नहीं है। ये क्या होता है कि इसमें हम अगर पेशेंट का कोई ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, पर इसमें हर पेशेंट उसकी है कॉम्प्लिकेशन। सर आरजीएचएस के बारे में अगर आपको लिमिट की जानकारी है, जैसा आप क्वेश्चन कर रहे हैं, तो लिमिट केवल एक्सपेंडिचर बता सकते हैं आपको कितना खर्चा हुआ, पर लिमिट डिपेंड किस कैटेगरी पे होता है वो आपको आगे बता सकते हैं। ऐसे नॉन पेंशन स्कीम वाले जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके लिए लिमिटेड फैक्टर है, अदर जो पहले 2004 से पहले का जो है उनके लिए अनलिमिटेड है आरजीएचएस में, वो आईपीडी ट्रीटमेंट अनलिमिटेड है। अभी सर हुआ है, लेकिन अभी तक रूल्स एप्लीकेबल सर तो पर्टिकुलर ट्रीटमेंट में क्या मतलब कितना रहता है खर्चा जो आप बता रहे हैं 5 लाख, कहाँ तक चला? अगर मल्टीपल माइलोमा है तो 5 लाख तक होती है, अगर लिम्फोमा में ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो 7 से 8 लाख होती है, तो 20 से 25 लाख से ऊपर भी हो सकते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ एलोजेनिक जो होती है तो दूसरे आदमी का बोन मैरो दूसरे एक पेशेंट को देते हैं ना, उसमें कॉम्प्लिकेशंस काफी ज्यादा होते हैं। प्रॉब्लम एलोजेनिक में फंगल इन्फेक्शन की होती है, और फंगल इन्फेक्शन में जो मेडिसिन जैसे कोविड के टाइम पर ब्लैक फंगस हुआ, मेडिसिन से वो काफी महंगे हैं। तो इस वजह से एलोजेनिक ट्रांसप्लांटेशन में वो कॉस्टिंग जो होती है वो थोड़ा ज्यादा है।
So myeloma में costing 5 20 to 25. प्लेसेंटा प्रेजेंट करते हैं तो उसका मतलब कोई भी नहीं रहा है, बहुत महंगा होता है। प्लेसेंटा बच्चा जब पैदा होता है प्लेसेंटा को रिजर्व कर लेते हैं ताकि फ्यूचर में कोई इस तरीके की डिजीज हो। एक्चुअली वो अम्बिलिकल ब्लड ट्रांसप्लांटेशन जो आप बोल रहे हैं, डॉक्टर संदीप शाह ने एक फर्स्ट क्लिनिकली सक्सेसफुल अम्बिलिकल कॉर्ड किया था इंडिया में, पर वो काफी ज्यादा भी प्रिजर्व करने का वो जो प्लान्स है ना, एक्चुअली कोई प्रूफ नहीं है कि अभी फ्यूचर में क्या होता है वो हम नहीं बोल सकते। तो अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड ट्रांसप्लांट तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि दूसरे पेशेंट एक्चुअली मैचिंग करने के बाद दूसरे पेशेंट का स्टेम सेल्स निकाल आजकल जनरली कंपनी जो आती है वो ले लीजिए। So this I have spoken to a head of transplant in BCI, and he personally does not feel that is because of matching. He has done more than 1,500 transplants in his lifetime over the last 25 years, but he also does not feel that this is basically a marketing job. अभी हमारे बीच हमारे मैं सभी पत्रकार साथियों का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए अभिव्यक्त करता हूँ। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। इसी के साथ अनंता कैंसर सेंटर की टीम के साथियों को दक्षिणी राजस्थान का पहला ट्रांसप्लांट बोन मेरो ट्रांसप्लांट करने के हार्दिक बधाई देता हूँ। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं तब मैं आप क्या करने जा रहा हूँ? अभी हमने नया बोन मेरो ट्रांसप्लांट को पे हम अभी रिसर्च एक्टिविटी हमने स्टार्ट करी है। रिसर्च की मॉलिक्यूल्स, रिसर्च की मेडिसिन, उस पर डॉक्टर सचिन, डॉक्टर देवेंद्र जी, डॉक्टर गोली या वर्किंग होने वक्त लगेगा। हम नए मॉलिक्यूल्स को हम जितना डेवलप कर सकते हैं उसके लिए क्लिनिकल ट्रायल्स की परमिशन हमको लोगों को मिल चुकी है और हम ट्रायल पे आगे की तरफ बढ़ चुके हैं। तो पिछले आने वाले साल भर में क्लिनिकल ट्रायल्स का आपको अनंता से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने की होगी। हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए ट्रांसप्लांट का कोई काम कर रहा है? किडनी ट्रांसप्लांट के लिए तो नहीं है, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए हमने 2 लेवल और नेक्स्ट ईयर तक 2024 जनवरी 2024 तक हम किडनी ट्रांसप्लांट में वर्किंग कर रहे हैं, जिसके लिए एप्लीकेशन वगैरह हमने ऑलमोस्ट लगा दी है और उसका प्रोसेस चल रहा है। लिवर ट्रांसप्लांट के लिए टाइम लगेगा क्योंकि उसका प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी है और किडनी ट्रांसप्लांट जनवरी 2024 तक स्टार्ट है। सर अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि विदिन अ ईयर अभी तो वन टाइप ऑफ बोन मेरो ट्रांसप्लांट है तो अगले 3 तीनों टाइप के जो सर बोन में कैंसर के रिलेशन में जितने भी बोन मेरो ट्रांसप्लांट है जो वर्किंग है उसका वो जो मैंने अभी आपको बताया क्लिनिकल ट्रायल्स में सब लोग वर्किंग भी चल रही है, उसमें हम डॉक्टर्स की जो बेस्ट मदद कर सकते हैं, डॉक्टर जो इंस्टीट्यूशंस की या जो पेशेंट्स पे जो बेस्ट मदद कर सकते हैं उसके लिए हम अपेक्षित हैं। उसके लिए कभी भी पेशेंट्स को उनको निश्चितता से हम उनके डेवलपमेंट के लिए वर्किंग करेंगे और क्लिनिकल ट्रायल बोन मेरो ट्रांसप्लांट जो हायर जिसके लिए डेवलप होंगे उसमें हम ट्राई कर रहे हैं, उसको वर्किंग करेंगे। मतलब आप लोगों को रिग्रेट फील नहीं होगा, मतलब कि सर अनंता में आज अपने यहीं भी रुकेंगे, इसमें आगे जितना आगे सब बढ़, क्योंकि आप लोग देखोगे तो हम पहले कैंसर को राज्यों में सुना करते थे कि हाँ कैंसर किसी राज्य में 2 को हुआ, 4 को हुआ, 5 को हुआ, 10 को हुआ, फिर आपको देखो वो सिटी की कैंसर जिस तेजी से बढ़ रहा है। आप देखोगे आज की तारीख में स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट के बाद गांव, आप गांव में भी देखोगे तो हर ऑलमोस्ट कैंसर से ग्रसित आपको व्यक्ति मिलेगा ही मिलेगा। उनको हम बेहतर उपचार अपनी तरफ से बेस्ट वे में क्या दे सकते हैं हम उस पर अग्रेसित हैं। RGHS गवर्नमेंट स्कीम्स की सारी फैसिलिटीज यही हैं। 99.99% जो पेशेंट्स आते हैं वो RGHS या उसमें चिरंजीवी में उनके उनका एक भी रुपया नॉट ए सिंगल पेनी अनंता में लगती है और उनका फ्री में ट्रीटमेंट ताकि वो अपने कैंसर का उपचार भी करा सके। आज चाहे आप रेडियोथेरेपी ले लें, पैट स्कैन ले लें, जितने महंगे उपचार जो पहले अपन
ये आम आदमी के बस की चीज़ नहीं थी। वो सरकार ने इतनी सस्ती और अच्छे से मुहैया करा दी कि उनका ऑप्शन आज की तारीख में मेडिकल फर्टिलिटी में इससे बड़े ऑप्शन आज की तारीख में संभव है। सर आपका जो हॉस्पिटल है एक तो उदयपुर एक राजनगर है बिल्कुल सेंट्रल में है। जी सर। तो जो पेशेंट संभाल के आते हैं उनके लिए थोड़ा सा इसके लिए कुछ सेंटर अगर इन दो सिटीज़ में आपको बन जाते हैं तो ताकि प्राइमरी जो गाइडेंस है या प्राइमरी सिटी सेंटर सर उदयपुर में हमारा सिटी सेंटर हमने भोपालपुर में स्टार्ट कर, वहाँ पे हम आने वाले 1 महीने सेंटर डेवलप करना है उदयपुर में। भोपालपुर में हमने एस्टेब्लिश कर लिया है, उस पर वर्किंग चल रही है। ऑलमोस्ट नवंबर या दिसंबर में हम उसकी वर्किंग चालू कर देंगे। वो सिर्फ कैंसर और यूरो के लिए लगेगा, यूरो और कैंसर, ताकि पेशेंट को भटकना नहीं पड़े। आज पेशेंट उदयपुर से मान लीजिए कोई पेशेंट आ रहा है, सफ़र करता है, आता है, तकलीफ में होता है, तो हम सोच रहे हैं कि उसको जो कीमो वगैरह दलालों के हाथ में जो फंस जाता है तो वो बड़ी सर इस सिस्टम से हम कभी उभर ही नहीं पा रहे। आज आम आदमी को डॉक्टर को तो लगता क्या है कि मैं लोग उभर जाने में स्वयं उलझते हैं क्योंकि पेशेंट को डॉक्टर पे विश्वास नहीं है। एक जो आप चाहे ब्लड टेस्ट के ब्लड बैंक में लेंगे, गला घूमते रहते हैं। हम लोगों ने अपनी इच्छा से अच्छा रखते साहब मैं ब्लड दे रहा हूँ, हम कह रहे हैं ब्लड डोनेट करो, वो कह रहा है मैं आपको 500 रुपये में ब्लड दे कि अच्छा 500 रुपये में ब्लड मिलता है। हमने उस एक्सेस है वो बढ़ता जाता है, उसकी रोकथाम के लिए हमने मतलब हॉस्पिटल में जो पर्सन है उसने कभी भी उसको रोका नहीं किया मेरे को रोकना है मुझे 500 रुपये। अपार्ट फ्रॉम दिस ब्लड आपने दे भी दिया तो आपके शरीर का तो खून साफ ही होगा। आपका बीपी, आपका ब्लड शुगर, वो चीजें ब्लड देने से चीजें और अच्छी होती है। हम उस परिवेश से कभी उभर ही नहीं पाते, हम सिस्टम को नहीं समझ पाते। इसलिए दलाल की जो प्रवृत्ति चलती जाएगी तो वो डेवलप होती जाएगी। वो यहाँ कम है, बड़े हॉस्पिटल्स होंगे उनके ऊपर जाना है, तो गरीब आदमी जब उस पर फंस जाता है ना उसका निकलना बहुत मुश्किल है, बहुत तकलीफ होती है। जब उस टाइम आते हैं हम कभी कभी यही होता और बिठा के चले गए। ये एक परिपाटी है, एक सिस्टम है, इस पर टाइम लगेगा, वक्त के साथ लोगों को समझना पड़ेगा, लोगों को अवेयर होने की जरूरत है। सर अभी हॉस्पिटल की कम्युनिटी के प्रति सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं? हमने ऑलमोस्ट कैंसर के बच्चों का ऑलमोस्ट हम कोशिश करते हैं उनके बच्चों से मैं पैसे नहीं लेता। ब्लड कैंसर के बच्चे या जो होते हैं ना कोशिश करते हैं कि अपन पैसा नहीं लें, अपन उनके लिए बच्चों के लिए जो बेस्ट कर सकते हैं। प्लस माल न्यूट्रिशन आप देखेंगे कुंभलगढ़ साइड में, राजनगर साइड में जो माल न्यूट्रिशन के जो बच्चे हैं उस पर हमारा फोकस है। उसमें हम सरकार के उनके साथ काम जिसको अपन कहते हैं उस पर हम CSR के साथ भी मान लीजिए आप प्लस किसी के पास चिरंजीवी कार्ड नहीं है, नीड बेस है, तो दुनिया में एक भी आदमी मैं कमिट कर रहा हूँ अगर वो नीड बेस है और उसके पास पैसा नहीं है तो ऐसा नहीं होगा कि अनंतरम उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा, पैसा है तो भी ट्रीटमेंट होना है, नहीं है तो भी ट्रीटमेंट होना है, चिरंजीवी है तो भी ट्रीटमेंट होना, चिरंजीवी नहीं है तो भी ट्रीटमेंट होना। 1000 ये मैं कमिट कर रहा हूँ। सर वो उनके लिए है जो 2 किलो रुपए का गेहूँ खरीदते हैं। आज अपन सक्षम है, अपन ने भामाशाह कार्ड बना गेहूँ नहीं खरीदते तो वो कलेक्टर वो उन्हीं को करेगा जो 2 रुपए किलो का गेहूँ खरीदते हैं। तो कलेक्टर साहब राजसमंद भी हैं, भाई साहब उदयपुर भी हैं, वो हाथों हाथ उनको वर्किंग कर लेते हैं, चीज़ों का अच्छी हो जाती है तो उनको ट्रीटमेंट मिल जाता है। 2nd डे 3rd डे ये एक सिस्टम अच्छा हो गया तो उसको ट्रीटमेंट मिलेगा।